ये अकेला मैम, ये हमारा एक दोस्त है ना, वो हुआ एक्सपायर मैम। डीप मुझे लगा था शायद सिया ने मशवरा दिया है सबको ऐसा करने के लिए। इंस्पायरेशन आई है मैम हमें उसकी, वो उसने हमें बताया इंस्पायर है। सही हो गया, मतलब खुद नहीं इंस्पायर, किसी के कहने पे इंस्पायर हो सकते हो आप लोग। नहीं मैम, उसने बताया अपना आंखों देखा हाल हमें। ऐसा क्या आंखों देखा हाल उसने बताया? मैम वो मैं बताऊंगा बाद में मैम। अभी बताओ क्लास के साथ, बाद में बताने की क्या जरूरत है? बाद मैम में ये मैम सारे PG 18+ है। वैसे दूसरों से कहने पे किसी से इंस्पायर नहीं होते, खुद होना चाहिए। अब इसमें से हाफ क्लास को यही नहीं पता होगा ये है कौन, लगाया सबने हुआ है। पोलर कोड। इस बेचारे की कोई और पिक्चर नहीं थी। मैम ये वजीर तलीम है हमारा। सिर्फ यही अच्छी है बस। मैम शेख रशीद जी लगा देंगे अगली बार। उसने अगली बार जब तक आपने पिक्चर लगानी है ना, उसने वैसे ही सलीम का बेड़ा गर्क कर चुके हो ना, अच्छे से खत्म ही कर देनी है। चले जरा स्टडी की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन किए क्लास आप लोगों ने या नहीं किए? अब कोई नहीं बोलेगा, ये मुझे भी क्या पता है। मैम? क्वेश्चन कर लिए? मैम क्या पूछा? क्वेश्चंस का पूछा है, क्वेश्चंस कर लिए। गॉस एलिमिनेशन मेथड किया था, अभी गॉस जॉर्डन मेथड मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी में किया था, दोबारा कर देती हूँ। पहले आप मुझे गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो व्यू देंगे उसके ऊपर कि आप लोग क्या माइंड में है। अच्छा देते रिलेटेड टू गॉस मैम एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड ये इसमें आई थिंक हम जब मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो इसमें रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके जो वैल्यूज आती हैं वो हमारे पास होती हैं फाइनली वैल्यू। एक तो सबसे पहले वाला आपका लफ्ज आई थिंक, मतलब आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। और दूसरी बात नहीं ये कि मैम आपने पढ़ा है। वाकई नहीं, वाकई अच्छे से नहीं पढ़ा। नहीं मैम पढ़ा है, लेकिन मैंने खुद भी आपसे यही पूछना था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमको मतलब ये क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि ये वाला मेथड आपने अप्लाई करना है या फिर। ये मैं कितनी दफा बता चुकी हूँ कि अगर तो आपको स्पेसिफाई किया गया मेथड तो आपने उसी के अकॉर्डिंग करना है, अदरवाइज आप किसी मेथड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और उसके अलावा दूसरी बात ये कि जो आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड डिफाइन किया है वो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है। गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम जस्ट और जस्ट रिड्यूस एचिलन फॉर्म नहीं बनाते, सिर्फ एचिलन फॉर्म बनाते हैं। जॉर्डन के अंदर हम रिड्यूस एचिलन फॉर्म बनाते हैं। मैम इन दोनों मेथड्स को अप्लाई करने से वैल्यूज तो फिर सेम ही आएंगी, क्योंकि उसमें हम एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे और इसमें हम एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे और उसमें रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे, तो फिर सिस्टम ऑफ लीनियर स्टेप्स तो इक्वेशंस बढ़ है। जाएंगे और फिर वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आप पहले भी करते आए हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते रहे हैं, डिफरेंट मेथड से करके आपने ट्राई किया होगा, आंसर सेम आता है। अभी भी वही मेथड्स हैं, जिस मर्जी मेथड के साथ आप वर्ड में से उठाकर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लें। हमने तो यहाँ तो बहुत थोड़े से पढ़ने हैं, बहुत सारे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड हैं, किसी भी मेथड के साथ कर लें आंसर सेम आएगा। एलिमिनेशन मेथड जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम पहले एचेलन फॉर्म बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो बैकवर्ड प्रोसेस करते हैं। रिड्यूस एचेलन फॉर्म में हम क्या करते हैं, एचेलन फॉर्म सॉरी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, बैकवर्ड का प्रोसेस जो था जॉर्डन ने आके खत्म कर दिया। कहता अगर हम इसको रिड्यूस में कन्वर्ट कर लेते हैं तब भी हमारा ये प्रोसेस जो है बहुत ईजी होता है। ये देखेंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ किया हुआ है, गॉस एलिमिनेशन मेथड के साथ। इसमें क्या किया है कि हमने पिवट एंट्रीज बनाई हैं, उसके लोअर वाले ट्रायंगल जो है वो 0 की हैं बिकॉज ऑफ एचेलन फॉर्म। हमने इसको एचेलन फॉर्म बनाया है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। जॉर्डन ने क्या किया था, जॉर्डन ने के बकौल के इसको अगर आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड को खत्म करें यहाँ से और इसी मैट्रिक्स के अंदर रिड्यूस एचेलन फॉर्म बना लें, यानी कि ऊपर वाली एंट्रीज भी 0 कर लें पिवट के ऊपर, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा।
अब आंसर पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा ये देखें। पहले तो ये कंडीशन आपके पास शो हो रही है, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, ठीक है। इसमें लास्ट वाली वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास x3, बिकॉज ऑफ लास्ट रो x1 एंड x2 जो है उसके साथ जीरो कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, वो जीरो हो जाएगी। x3 इज इक्वल टू -1 आएगा। इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे जब यहाँ पे -4 के साथ जो x3 होगा इसके अंदर, तो आपके पास जो मीनिंग आएगी वो राइट साइड पे भी आएगी। लेकिन अगर मैं इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से नहीं करती, मैं इसको करना चाह रही हूँ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, यानी कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से, उसके बकौल यहाँ पे ये 1 है, पिवट एंट्री ये भी पिवट एंट्री 1 है। या इसको 1 को यूज करते आप इस -1 को पहले जीरो कर लें, या इस 1 को यूज करते हुए इन दोनों को आप जीरो कर लें, फिर इसको जीरो कर लें। जैसे ही मैं इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, इन केस अगर मैं ये वाला 1 अभी सेकंड रो यूज करते हुए फर्स्ट में इसको ऐड करती हूँ, ये हो जाएगा 0। जब ये हो जाएगा मेरे पास 0, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली चेंजिंग इसमें भी आएंगी। जैसे मैं इसको इसमें ऐड करूंगी, ये 3 जो है उस 0 में भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह जब इस 1 को यूज करते हैं, इन दोनों को ऊपर को 0 करूंगी, ये वाला जो 1 -1 है इस पे भी कोई ऑपरेशन अप्लाई होगा और यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी। तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। जिस मर्जी मेथड के साथ कर लें, स्पेसिफाई किया हुआ है तो आपको उसी मेथड के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस मेथड के साथ सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अब थी हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज। मैम एक पैरा है 153 के एंड पर। 153 पेज के लास्ट पे। जी मैम। जी बोले, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो वाला आपने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये वाला। ये 1 के अकॉर्डिंग? जी मैम, ये वाला थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा इसको बताती हूँ, इसके साथ में ये शो हो रहा है, ये देखो मान लिखा हुआ। जी मैम। ठीक है, ये ऊपर चलती हूँ जहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, वहां से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए नोट 0 के ऊपर क्या 1 लिखा आ रहा है? जी। ठीक है, ये जब रेफरेंसेस वगैरह देते हैं ना, बुक्स में रेफरेंस वगैरह देते हैं किसी भी चीज से अकॉर्डिंग, या हम वो चीज वहां पे सारी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे हैं, हम रेफरेंस के तौर पे, तो बुक पे या तो लास्ट पे रेफरेंस होते हैं या पेजेस वाइज होते हैं। ये उसी का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अब उस रेफरेंस को क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए वहां पे वो कह रहा है, पीछे वाली लाइन थी ये मेरे पास, उसी के अकॉर्डिंग कोई लाइन के लास्ट पे उसने रेफरेंस दिया, व्हिच शोस विदाउट any loss of generality that coefficients of the first term of the first equation, namely a11 जिसका coefficient का is not 0, which mean a11 is not 0 and has the largest absolute value among the coefficient of the first term of the given equation या each equation, such an element is called pivot entry, जो हम पहले कर चुके हैं, और उस रो को हम pivot रो कहेंगे, और उस इक्वेशन को जब हम कन्वर्ट करेंगे वो पिवट इक्वेशन कहलाएगी। अब उसने जो यहाँ पर डिफाइनिंग की है कि नॉट 0, यही चीज उसने एक्सप्लेन कर दिया। पहले हम लोगों ने मैम मैट्रिक्स को डिफाइन इसका मतलब है जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसकी जो पहली रो होगी वो दरअसल पिवट इक्वेशन होगी हमारे पास। पिवट होगी, लाजमी पिवट होगी, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं होगा। लाइक यहीं पे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ इसकी, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ बिल्कुल दोबारा से इसकी। फॉर एग्जांपल ये हमने क्वेश्चन किया था, इसमें अगर ये फर्स्ट वाले एलिमेंट सारे के सारे 0 हैं, तो इट्स मीन ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ऐसे तो होएगा ही नहीं कि एक वेरिएबल दिया हुआ है और उसके पहले वाले सारे एलिमेंट 0 कर दिए, और वो एलिमेंट हो ही नहीं सकता कि हम इसको जब इक्वेशन में लिखें हमारे पास वो है ही नहीं इस फॉर्म में। लाइक देखें यहाँ पर मैंने जब इसको इक्वेशन में लिखा है, ये देखें ऊपर वाले यहाँ पे सारे एलिमेंट्स थे। इन केस यहाँ पे 2 इक्वेशन ऐसी हैं, जैसे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में ऐसा है कि फर्स्ट वेरिएबल जो है वो कुछ इक्वेशन में से स्किप है, सिर्फ एक आधी इक्वेशन के अंदर है, इसमें मौजूद है, तो हमने उसको लिखा है। सपोज पहले वाली 2 में नहीं है, थर्ड वाली में है, तो कहता है इस केस में ये होगा कि इस पहले वाले को हम कंसीडर करेंगे एज ए फर्स्ट इक्वेशन, हम फिर उसको यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, इस वाली रो को उठा के क्या करेंगे अपनी रिप्लेस कर लेंगे, चेंज कर लेंगे इस रो के साथ, यानी कि पहला एलिमेंट लाजमी नॉन जीरो होगा, तब ही आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर लाजमी वो नॉन जीरो नहीं कंडीशन दे रहा, तो हमें उसको पहले नॉन जीरो में कन्वर्ट करना, अपनी किसी रो के साथ हम इंटरचेंज कर सकते हैं। कॉलम वाइज वर्क कर रहे हैं तो कॉलम वाइज लाजमी करेंगे, और अगर थर्डली यहाँ पे कोई भी केस ऐसा नहीं आएगा कि ये पूरा का पूरा कॉलम ही 0, इक्वेशंस में ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इक्वेशंस में। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन ही मैं आपको डिस्प्ले करती हूँ, क्वेश्चन के अंदर ये बिल्कुल डिटेल से दिया हुआ है। ये देखें, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके अंदर बिल्कुल भी एक, ये देखें फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या दिया, x1। इन केस यहाँ पे नहीं दिया होता, ये यहाँ नीचे को ये क्वेश्चन में x1 दिया होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होना था कि ये x1 दिया ही 0 होता, पहला एलिमेंट ही 0 होता। अगर ये x1 नहीं है तो इट्स मीन हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है वो x2 x3 से हो रही है, मैंने ये एलिमेंट यहाँ पे लेना ही नहीं, अपने मैट्रिक्स में इसको डिनोट ही नहीं करना।
यही चीज जस्ट उसने वहां पे डिफाइन की है। तो पहला एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होगा, फर्दर बाकी जो है एलिमेंट्स को फिर हम फर्दर डील करेंगे उसको एज ए पिवट कंसीडर करते हुए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो वो पैरा लिखा हुआ है उसके अंदर भी उसने यही चीज मेंशन की है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास किस कंडीशन में आएगा, फॉर इफ a11 is 0, यही चीज उसने एक्सप्लेन की है। दिस इक्वेशन कुड बी इंटरचेंज विद वन इन विच द फर्स्ट कोफिशिएंट इज नॉन जीरो। हमने क्या करना है, उस रो को, इस इक्वेशन को किसी भी और इक्वेशन के साथ इंटरचेंज कर देना है जहाँ पे वो नॉन जीरो फॉर्म बन रही होगी। जो मैंने भी सारा एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे मेंशन किया उसने। ऑफ कोर्स वी अज्यूम दैट नॉल आर ए आई जीरो, कहता है ये कंफर्म है कि हमने यहाँ पे जितने भी ए आईज हैं पहली कोफिशिएंट के साथ, सॉरी पहले वेरिएबल के साथ जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, लाजमी होगा कि उसमें से एक जो है वो नॉन जीरो होगा, सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। फॉर अदरवाइज द नंबर ऑफ अननाउन्स रिड्यूस टू n माइनस वन, और अगर सारे के सारे जीरो हैं तो कहता है इट्स मीन कि जो अननाउन वेरिएबल हैं वो फिर n नहीं रहेंगे, यानी कि जितनी हमने तादाद ली है वो उतने नहीं रहेंगे, एक कम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में ही है कि अगर मैं यहाँ से पहला वेरिएबल जो है वो खत्म कर देती हूँ, क्वेश्चन मैंने 4 यहाँ पे शो किया था, ये देखें इसमें से ये फर्स्ट एक ही क्वेश्चन में है, अगर मैं ये यहाँ से खत्म ही कर देती हूँ पूरे क्वेश्चन में से, तो इट्स मीन हमारे जो वेरिएबल हैं वो कितने थे पहले, टोटल 5 थे, कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। यानी कि हमारी वेरिएबल की जो स्टार्टिंग है वो x2 x3 x4 एंड x5। यही इसने हमारे एक्सप्लेन किया है कि अगर पूरे ही जीरो हो जाते हैं तो इट्स मीन पहले वाला जो है अगर वो सारे का सारा जीरो हो जाता है तो हमारी स्टार्टिंग में क्या होगा कि हमारे वेरिएबल जो है अननोन वेरिएबल वो वैसे ही लेस हो जाएंगे, एक वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, द चॉइस ऑफ पिवट एलिमेंट इज नेसेसरी इन केस वेयर द कोफिशिएंट आर वेरी स्मॉल। स्मॉल जितना लेंगे उसकी डिवीजन उतनी ईजी होगी, जितना उसको बढ़ाएंगे कन्वर्ज वो लाजमी करेगा, उसके कोफिशिएंट के नंबर्स भी आएंगे। कहता है ये जरूरी नहीं है, इन आवर केस वी नीड ओनली वन इन द वन वन पोजीशन। पिवट बनाना लाजमी नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने उसको कन्वर्ट करना है अपनी इक्वेशंस के अंदर तो हम अपनी आसानी के लिए उसको लाजमी वन बनाते हैं। और सेकेंडली रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए हमें उसको मस्ट वन बनाना होता है, क्योंकि हमने अपना रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में सारी पिवट एंट्रीज जो है वो वन वन करनी होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज वाइज भी आ सकता है कि इन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म पिवट एंट्रीज की जो डायरेक्शन है वो किस फॉर्म में हो सकती है, वो किसी भी वे में हो सकती है, किसी भी रो के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है पिवट हो सकता है, लेकिन हर रो में नॉन जीरो रो है तो उसमें पिवट एंट्री होना लाजमी है। एंड सेकेंडली पिवट एंट्री का वन होना मस्ट है इन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म मैम में जी मैम आपने कहा रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के लिए पिवट का मतलब वन होना लाजमी है, तो एचेलॉन फॉर्म के लिए नहीं है? एचेलॉन फॉर्म के लिए नहीं है, उसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। जैसे वो एचेलॉन फॉर्म के ऊपर डेफिनेशन की थी, उसमें था ये चैप्टर 3 नहीं, इसी चैप्टर में आई थिंक होती, इसमें चैप्टर नंबर 3 में किया था हमने एचेलॉन फॉर्म, वहाँ पे रो कॉलम्स किए थे, रो और कॉलम वाला मैट्रिक्स किया था, उसके अंदर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाई थी। उसमें वहाँ पे मेंशन थी एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल दी थी जब उसने एचेलॉन फॉर्म की दी थी कि वहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप पिवट एंट्री को जो है वो वन ही बनाए, आप उसको एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स आता है उसके अंदर मेरे पास पहले एलिमेंट्स आ जाते हैं 2 3 4 के साथ, तो मैं 2 के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये सपोज में ये 4 नहीं, ये ऊपर 2 है, सॉरी 1 है, इसको मैं 2 लिख लूँ, नीचे यहाँ पे मैं 3 4 6 मल्टीपल ऑफ 2 लिख लूँ, तो उसके लिए मुझे जरूरी नहीं है कि मैं इसको 1 बनाऊँ, मैं एज इट इज भी इनको सॉल्व कर सकती हूँ। लाइक मेरे पास ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगी रो 2 में से, तो ये क्या हो जाएगा 0। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी इनकेस अगर ये 6 है तो भी ये 0 हो जाएगा। तो रिड्यूस एचेलॉन के लिए 1 बनाना लाजमी है, एचेलॉन के लिए 1 बनाना बिल्कुल लाजमी नहीं है। अब जो है वो सेकंड वाला मेथड था गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको कन्वर्ट करना है हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसको सबसे पहले उसने कन्वर्ट किया है कोफिशिएंट के मैट्रिक्स में, और साथ में बी मैट्रिक्स लगाते हुए उसको बना लिया उसने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब ए बी को लिखने के कितने मेथड्स हैं, एक ये इस फॉर्म में ए बी लिखते हैं, एक लाइन लगा के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा के यहाँ पे बी मेंशन करते हैं साथ में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज वाइज आ सकते हैं, कोई भी कंफर्म नहीं है कि पेपर किस टाइप का होगा, इसलिए मैं साथ साथ बताती जाती हूँ कि एमसीक्यूज किस टाइप के बन सकते हैं। उसके बाद जो है मैम हाँ जी मैम आपने कहा पिवट पर फर्ज किया 2 होता है, यानी एचेलॉन में 2 भी आ सकता है, तो फिर उसके लिए हमें डायगोनल एलिमेंट में 2 ही बनाने पड़ेंगे जो डायगोनल वाले होंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, हमने कौन सा उसको तो फिर स्केलर मैं बनाना है, स्केलर बनाना हो तो फिर एलिमेंट सेम होते हैं, स्केलर का तो यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है। ओके। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं एचेलॉन फॉर्म में, रिड्यूस में में लाजमी हमने उसको 1 1 ही करना है। यहाँ पे पहले मेरे पास 2 है, लेकिन मैंने एक बात और बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने काफी देर से आप लोगों के डिपार्टमेंट में पढ़ाया है,
अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है जब उन्हें कहा जाता है ना कि पिवट एंट्रीज जो हैं वो 1 1 करनी है, यानी कि डायगोनल्स के एलिमेंट जो हैं इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डायगोनल्स के एलिमेंट जो हैं 1 1 होना मस्ट है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। और अदरवाइज अगर हम वैसे कर रहे हैं मैट्रिक्स को लेके एचेलॉन रिड्यूस में बना रहे हैं तो हो सकता है डायगोनल्स के एलिमेंट्स ना आए। वहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको 1 करने के लिए सपोज इन केस ये 3 है, इसको 1 करने के लिए इस पूरी रो को 3 से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में, उसको 1 करने के लिए जिस भी स्पेसिफिक एलिमेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़े उससे करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं फोर्थ में। ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से बिल्कुल ही क्वेश्चन का जो पर्पज है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इस फर्स्ट को अगर 1 बना भी लेते हैं, इस रो को दोबारा से 0 करने के लिए जैसे ही आप इस रो को किसी भी मल्टीप्लाई या एडिशन करके किसी भी रो के साथ इसमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली इस 4 के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक करते हैं, ऐसी मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी। 1 बाय 1 जो है प्रोसेस करना है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये मेरे पास है फर्स्ट रो, मैंने रोज वाइज इसको मेंशन किया है। और एक और बात यहाँ पे बता दूं कि ये आपको इक्वेशंस दी हुई हैं 3, जरूरी नहीं है कि आप पहले इक्वेशंस को पहले ही लिखें, जैसे हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं तो इक्वेशंस को भी हम जैसे मर्जी लिख लें। आप पहली को बाद में लिख सकते हो, सेकंड को पहले लिख सकते हो, किसी भी तरह आप लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे उसने एज इट इज ही मेंशन किया है, राइट साइड भी कॉन्स्टेंटली मेंशन किया है। उसके बाद चले गए हम 3 को मैंने रोज को इंटरचेंज किया, रोज को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, करना चाह रहे हैं ठीक है। इसने जस्ट इसलिए किया है तो यहाँ पर पहले ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 3 है, हमने बनाना यहाँ पे 1, क्योंकि हम करें इसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से, जिसमें हमने कन्वर्ट करना है इसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। तो आप इसको 2 से या तो डिवाइड कर लें या सेकेंडली इस रो को उठा के सेकंड वाली रो में सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पे बन जाएगा 1, फिर उस रोज को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस किया उसमें पहले उसने इंटरचेंज कर लिया फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया, वही सेम उसका पर्पस आ जाता है, सब्ट्रैक्ट करके इंटरचेंज कर लें या इंटरचेंज करके सब्ट्रैक्ट कर लें। रो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 1 5 -1 एंड 7। दोबारा से फिर रिपीट करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप किसी भी रो के अकॉर्डिंग ही इसको 1 बनाएं, आप डायरेक्ट भी इसको 2 से डिवाइड कर सकते थे, 2 से डिवाइड करके भी करेंगे तब भी ऑपरेशंस पे लास्ट पे जाके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये 1 बन गई मेरे पास पिवट एंट्री, मैंने पिवट एंट्री के नीचे इन दोनों को करना है 0। मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे रो 2 में से, और 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे रो 3 में से। जो चेंजिंग फर्स्ट में आएंगी वही साथ में इसको भी मेंशन हो जाएंगी, देखिए वही चेंजिंग आ जाएंगी पूरी की पूरी रो में। उसके बाद इसको 0 करने के बाद मैंने चले जाना है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में, मुझे इसको करना है 1। तो डायरेक्ट आप कर लें कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें -1/11 के साथ, तो ये बन जाएगा 1। नहीं करना चाह रहे आप, पहले इसको चेंज करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है। यहाँ पे उसने थोड़ा सा मतलब डिवीजन से हट के क्वेश्चन को किया कि वो डिवीजन में क्वेश्चन को नहीं लेके आना चाह रहा, तो उसने इसको डिफरेंट वे में सॉल्व कर लिया है। डिफरेंट वे यही है कि इसको उठा के सेकंड वाली रो को हमने थर्ड वाली रो में से सब्ट्रैक्ट की है, तो यहाँ पे बन गया मेरे पास 6 -6। अब -6 इस रो को डिवाइड कर दिया 6 के साथ और ये बन गया -6 से कर दें एक दफा ही, बारी बारी करने की जरूरत नहीं है। फिर उठा के इस रो को कन्वर्ट कर दें, इंटरचेंज कर दें ऊपर वाली रो के साथ, तो ऑटोमेटिकली ही वो ये डिफाइनिंग देगा हमें। फिर उसको 10 से डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद उसको फिर इसमें ऐड किया उसने, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करें बार बार, डायरेक्ट ही यहाँ पे आप इसको -11 से डिवाइड करें। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा -1/11 और ये बनेगा +10/11। उसके बाद इस 1 को यूज करते हुए इसको 0 करना है हमने, तो आप इसको डायरेक्टली इसको भी 1 करने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास यहाँ पे था 17 जो उसने इतना लंबा प्रोसेस किया। अब डायरेक्ट ही यहाँ पे इसको 1 बनाए, 1 बनाने के बाद इसको 17 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें थर्ड वाली रो में, वही प्रोसेस आएगा जो प्रोसेस हमारे पास ये इतना सारा लंबा उसने करने के बाद ये किया। तो इन शॉर्टकट वे आप इसको डायरेक्ट करें, जरूरी नहीं इतना लंबा वगैरह करें। अब रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है, ये पिवट एंट्रीज 1 हो गई, इसके नीचे 0 हो गया। अब हमने करना है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड नहीं करना क्योंकि वो है गॉस एलिमिनेशन का, अब हम करें गॉस जॉर्डन के अकॉर्डिंग। हमने अब 5 -1 और ये 0 तो ऑटोमेटिकली 0 है, बस 5 और -1 को जो है यहाँ पर 0 करना है। सबसे पहले तो या 5 को कर लें या -1 को कर लें। -1 नहीं होना है, थर्ड वाला एलिमेंट है तो थर्ड वाली रो के अकॉर्डिंग, सेकंड वाला एलिमेंट है तो सेकंड वाली रो के अकॉर्डिंग होगा। तो हमने इनको 1 बाय 1 कर लें। पहले आप R1 + R3 कर लें या R1 - 5 R2 कर लें, सेम आपके पास ये कंडीशन आएगी। अब देखें फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग x1 का आंसर है 3, सेकंड रो में x1 और x3 0 हो जाते हैं, x2 का आंसर है 1 और थर्ड रो में x3 = 1 आंसर आएगा।
और आपके पास ये जो है आंसर डिफाइन हो जाएगा कि डायरेक्टली रिड्यूस एक्सीलेंट फॉर्म से हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब आप 2 मिनट वेट करें, अजान हो रही है। अब एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें गॉस जॉर्डन के साथ ही करना है। अब इसके अंदर जो है वो 4x4 का मैट्रिक्स जो है उसके साथ बी वाला मैट्रिक्स जो है वो डिफाइन किया हुआ है। ये एग्जाम्पल है, सॉल्व की हुई है, इसको मैं नहीं करवा रही, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। इसके बाद जो है वो एक प्रॉब्लम है, डेली लाइफ प्रॉब्लम है, यहाँ पे यूज किया है। द हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्लान टू अंडरटेक 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एंड लिस्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द हाउस इन ईच ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसके लिए प्लान किया हुआ है हाउसिंग की। उसके लिए मटेरियल जो है वो कहता है नीचे डिफाइन किया हुआ है। मटेरियल के अकॉर्डिंग जो हाउसेस की प्रोजेक्टिंग है उसके लिए सारा मटेरियल डिफाइन है। मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है वो हाउस बिल्ट होंगे, किस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, पहले दूसरे तीसरे 4 प्रोजेक्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग हाउसेस में डेवलप होने। सबसे पहले में तो है पेंट है, फिर सेकंड पे वुड है यानी कि जो लकड़ी है, ब्रिक्स ईंटें आ जाएंगी, लेबर जो लेबर ने वर्क करना है वहाँ पे जो मजदूर मिस्त्री सारे के सारे। पहले प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट वाला, उसमें जो पेंट्स हैं ये सारा आगे से मेंशन किया हुआ है, पेंट को गैलन्स में लिया हुआ है। वुड जो लकड़ी है वो क्यूबिक फीट के हिसाब से होती है, ब्रिक्स जो है वो मिलियंस में होती हैं, और जो लेबर्स है उसके आवर्स गिने जाते हैं, 1000 आवर्स के हिसाब से यहाँ पे लेबर जो है वो वर्क करिए। प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं। फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है उसके अंदर पेंट जो है वो 100 गैलन है। सेकंड जो है वो 30,000 क्यूबिक फुट वुड सप्लाई हो रही है यहाँ पे। ब्रिक्स जो है वो 1 मिलियन है, और जो लेबर है वो 10 लेबर्स के हिसाब से यानी कि 10,000 आवर्स है। सेकंड वाला प्रोजेक्ट है, थर्ड एंड फोर है, यहाँ पे लेट कर लेना हमने x1 x2 x3 प्रोजेक्ट्स के हिसाब से जो अपनी डिफाइनिंग वैल्यूज हैं। अब अगर आप देखें सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 3 था जिसमें मैट्रिक्स बनाना था, उसमें इसी टाइप का उसने बॉक्स के हिसाब से हमें वैल्यू दी थी। उसमें हमारे पास जो एग्जांपल थी, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, उसमें एग्जांपल थी प्रोजेक्ट की, प्रोड्यूसिंग की थी। उसमें प्रोड्यूस करने थे 3 डिफरेंट फॉर्म्स थी, उन्होंने 4 डिफरेंट थिंग्स प्रोडक्ट करनी थी, और उसकी जो बिल्डिंग पे जितना भी खर्चा आ रहा था वो सारा का सारा यहाँ पे मेंशन था। अब थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया उसने। इज द सप्लायर रिवर्स 6,800 गैलन ऑफ पेंट एंड 14 जो है वो 1
बिलियन के हिसाब से, यहाँ पे 42 के हिसाब से 1000 क्यूबिक फीट ऑफ वुड, 64 मिलियन ब्रिक्स एंड 4,48,000 ऑफ लेबर। फाइंड द नंबर ऑफ हाउसिंग बिल्ट। अब नंबर ऑफ हाउसिंग जितने भी बिल्ट हो रहे हैं वो हमने यहाँ पे बतानी है। अब प्रोजेक्ट के हिसाब से ऊपर डिफाइन कर दिए कितने कितने यूज हैं। x1 x2 x3 के हिसाब से हाउसेज बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 1 2 3 के हिसाब से उसको नंबरिंग की है, x1 x2 x3 x4 के हिसाब से उनको मल्टीप्लाई किया x1 x2 x3 x4 के हिसाब से, और आगे फर्दर जो उसकी टोटल डिटेल दी है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब इक्वेशंस बन गई हैं, हमने हाउसेज के हिसाब से इसको फाइंड आउट करना है। इक्वेशन बनी है, उसको आप इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। यहाँ पे साथ में उसने मेंशन नहीं किया किस मेथड के साथ हमें सॉल्व करना है। उसको आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर उसे कन्वर्ट करें। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको डायरेक्टली आंसर डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 10 हाउसेज बिल्ट होंगे, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में 12 एंड फोर्थ वाले में जो है वो 20 नंबर ऑफ हाउस बिल्ट होंगे फॉर ईच प्रोजेक्ट। अब उसे नेक्स्ट पे है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, अनदर मैटर फॉर सॉल्विंग अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब मेरा आप यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन है, ये मुझे बताएंगे होमोजेनियस इक्वेशन है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। ax is equal to b, a general system of m linear equations in n unknown variables may or may not have a solution। ये होमोजीनियस हैं या नॉन होमोजीनियस हैं? चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट पे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की डेफिनेशन थी। क्लास कुछ तो बोले होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है। सामने लिखा भी हुआ है, अगर किसी को नजर आ रहा हो थोड़ा बहुत। नॉन होमोजेनियस, नॉट इक्वल टू 0 इट्स मीन नॉन होमोजीनियस। ax यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस विद n अननोन वेरिएबल्स इफ इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल आ जाए यानी कि कांस्टेंट जो हैं वो 0 हो जाए सारे के सारे, तो होमोजीनियस हो जाती हैं। नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि यहाँ पे b डिफाइन है, b 0 नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब जो हमारा मेन पर्पज है वो ऊपर हमने अभी तक जो डिफाइनिंग की है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस तरह का हमें आंसर दे सकते हैं, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इन सम केसेस ऐसा होगा कि इसी टाइप की इक्वेशंस होंगी, ये होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, इनमें सिस्टम एग्जिस्ट करेगा और नहीं करेगा। दो कंडीशन है, सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अब ये देखें ऊपर मेरे पास ये चीज थी, मैं कहती हूँ यहाँ पे ये सारा का सारा जो है वो 0 हो जाता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। 4 वाला एलिमेंट भी मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। नो मैम, आई थिंक सो। बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा बताएं, आइडिया दें क्यों नहीं करेगा। क्योंकि जब हमारी 4 वाली रो 0 हो जाएगी इट्स मीन ये क्या है, x4 का एलिमेंट है, x4 का कोफिशिएंट है ये 1। जब ये भी 0 हो जाएगा तो इट्स मीन हमारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा कि हमारी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है वही रॉन्ग है। यहाँ पे चौथा जो वेरिएबल है वो ही 0 हो गया है, तो हम कैसे बता सकेंगे कि हमारा जो लास्ट वाला प्रोजेक्ट है यानी कि 4 प्रोजेक्ट है उसमें कितने घर बिल्ट हुए। ठीक है, यही चीज थी जो स्टार्ट पे थी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के साथ, कि इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी देन द गिवन सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक। ये देखें, यही ऊपर डिफाइन किया हुआ है पेज नंबर 152 के ऊपर, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से पढ़ा हो, मैंने उसको डिटेल से बताया भी था। इज नाउन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन था, क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट्स रैंक एंड द रैंक ऑफ ए भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और रैंक ऑफ ए कहता है हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए बहुत मस्ट है। इसी पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, डज और डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। इन फैक्ट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस जो ऊपर ये फॉर्म बनाई है ए और बी की, कहता है इफ सॉल्यूशन हैज यूनिक इफ एंड ओनली इफ ए की कंडीशन होगी अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी आएगा, अदरवाइज जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन में मैंने यही चीज एक्सप्लेन किया कि अगर लास्ट वाली जो है वो मैं 0 कर देती हूँ, लास्ट वाली से मुराद कि अगर मैं ये वाली रो जो है इसके अंदर ये 0 करती हूँ तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का रैंक क्या रह जाएगा, रैंक 3 रह जाएगा, और पूरे मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा 4, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स के अंदर ये वाली रो जो है इसमें 20 भी है। तो इस कंडीशन के अंदर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी रहेगा, सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट्स मीन सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा।
अब आगे जो है वो होमोजीनियस को उसने इसी वे में लिया है कि हमारे पास अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं उसका सोल्यूशन भी दो फॉर्म में होता है, और होमोजीनियस इक्वेशन है उसका सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में होता है। इसको बेशक आप कहीं साइड पे मेंशन कर लें, अगर आपके पास नोट्स हैं उस पर मेंशन कर लें, या आप इसे कहीं पे लिख लें कि अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं तो उसके सॉल्यूशंस की दो कंडीशन होती हैं, मे और मे नॉट हैव अ सॉल्यूशन। इफ सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट देन इट्स कॉल्ड कंसिस्ट सिस्टम। तो सिस्टम जो है वो कंसिस्ट कर रहा है, उसका सॉल्यूशन निकल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है। सेकेंडली, if the system has no solution, that is if there does not have exist a vector y, यानी कि उसका आंसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करे, then in this condition the system has inconsistent system। सिस्टम जो है जो हमारे पास डिफाइंड सिस्टम है वो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है, इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के भी दो आगे फॉर्म है, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या आर्बिट्ररी सोल्यूशन होगा। मैम बोलें। जो नोट करने के लिए कहा है वो वाला रिपीट कीजिएगा। नोट करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, homogeneous and non-homogeneous। Homogeneous equation, that equations equal to not equal to 0, and homogeneous equations, that equations equal to 0। And solution of non-homogeneous equation may or may not have exist। If solution is exist in non-homogeneous equation, then system is called consistent system। And if system does not have exist, means system does not have solution, then system is called inconsistent system। ये तो थी जस्ट नॉन होमोजीनियस के लिए। अब सेकेंडली लिखें फॉर होमोजीनियस इक्वेशन दैट इक्वेशन इक्वल टू 0। सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस ट्रिवियल, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, और लिखना है नहीं लिखना, या तो ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के लिए दो आगे सेपरेट वेज हैं, उसको मैं फर्दर सेपरेट डिफाइन करती हूँ, ठीक है। पहले जो है हम वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को डिफाइन कर देती हूँ। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के लिए भी यही चीज आएगी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ट्रिवियल, अदरवाइज वो नॉन ट्रिवियल की कंडीशन है, तो वही चीज जो है उसके लिए मेथड डिफरेंट है। इसके लिए मेथड जो है इसके अंदर सबसे मेन आपने यही चीज रखनी है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। देन ये भी साथ में इसके बेशक मेंशन कर लें, ये भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, फॉर नॉन होमोजेनियस के लिए मैं भी डिफाइन करी, ठीक है। रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, then the given system, the solution of the given system does not exist। given solution जो है, given equation है उनका system of solution जो है वो exist नहीं करेगा, क्योंकि वो यूनिक नहीं आएगा, वो exist ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक रो ही टोटली खत्म है, हमारी स्टेटमेंट ही टोटली रॉन्ग हो जाती है। अब आगे जो है ये तो दो सिर्फ मेन पर्पस थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए। अब देखें सारा इसके अंदर मेंशन भी है, लेकिन पॉइंट इसलिए लिखवा रही हूँ आप लोग को माइंड में रहेंगे, एक दफा जब कोई चीज लिख ली जाए ना थोड़ी बहुत माइंड में रहती है। सेकेंडली ये क्रॉलरी दिया उसने, अ सिस्टम AX इज इक्वल टू 0। अब देखें होमोजीनियस के लिए इक्वल टू 0 होती हैं, अगर इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 है तो उसका सोल्यूशन की जो फॉर्म है वो टू कंडीशन है, यूनिक सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 0। If the system has a solution, that solution is called unique solution and x is equal to 0। If and only if A is non-singular matrix। अब इसकी कंडीशन भी दी उसने, अगर A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है, नॉट इक्वल टू, जिसमें डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। x इज इक्वल टू 0 इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल जो है उसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें पूरी की पूरी जो रो है वो भी सारी की सारी 0 हो जाएगी, इक्वल में वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। उसके लिए कंडीशन ये होती है रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, और सेकेंडली नंबर ऑफ जो होमोजीनियस है उसके लिए रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। नॉन ट्रिवियल के लिए लिखना है बेशक, साथ में नॉन ट्रिवियल लिख के आगे साथ में मेंशन कर लें, यहाँ पे नोट्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर आप लोग नोट्स को इतना डिटेल से नहीं पढ़ते, इसलिए मैं इसको साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। नॉन ट्रिवियल के लिए जो हमारे पास डिफाइनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं दी, उसमें थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर डेफिनेशंस दी हुई हैं, अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन होती फिर तो बहुत क्लियरली मुझे डिफाइन नहीं करना पड़ना था।
A system of m homogeneous linear equation x is equal to 0 in n variables has a non-trivial solution if and only if rank of a is less than n. n जो है वो unknown variables है. ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम. अब दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो होमोजीनियस होगी और नॉन होमोजीनियस होगी. होमोजीनियस किस कंडीशन में होगी? इक्वल टू 0 होगी तो होमोजीनियस है, नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन होमोजीनियस है. नॉन होमोजीनियस है तो भी दो कंडीशंस है, होमोजीनियस है तब भी दो कंडीशंस है. ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? होमोजीनियस में अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा. ठीक है, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन कब होगी? जब हमारे पास रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी होगा. और होमोजीनियस में सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास डिफाइनिंग नंबर जो है वो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी के अलावा हमारे पास जो नंबरिंग है वो इक्वल होगी एन अननाउंस के इक्वल ही आंसर आएगा. नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो उसके अंदर हमारे पास जो रैंक हम फाइंड करेंगे यानी कि रिड्यूस एचेलन या एचेलन फॉर्म में जब हम अपने ए को कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर एक रो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें एलिमेंट जो हैं एन अननाउन जो हमें दिए गए थे वो ऑटोमेटिकली ही लेस हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर हो गया? अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा कि इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में आएगा. यहाँ पे मेंशन है, ये देखें कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है. लेकिन अगर मैं यहाँ से साथ में मेंशन नहीं करूँ और ये इक्वेशन दे दूँ तो यहाँ से जस्ट इतना सा डिफाइन पूछा जा सकता है, गिवन होमोजेनियस सिस्टम हैज ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल. तो ये आपने डिफाइन करना है. तो डिफाइन कैसे करना है? क्वेश्चन को देखते ही बताया जा सकता है कि इसका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल आएगा या ट्रिवियल. इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर देखें इक्वेशंस कितनी है? 3 इक्वेशंस है. वेरिएबल कितने हैं? 4 वेरिएबल्स हैं. ऑटोमेटिकली सोल्यूशन एग्जैक्ट बनेगा ही नहीं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा. इसमें तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि डिफाइन करें फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा. तो इसके अंदर फॉर्म जो है वो नॉन ट्रिवियल की बनानी है. अब इसको मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं सिर्फ लास्ट से इसको सेम ऐसे ही करने. सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि हमने एचेलन फॉर्म बनानी है. अब देखें जब इसकी एचेलन फॉर्म बनाई है, ये बनी है एचेलन फॉर्म. उसने फर्दर उसको फिर 1 बना लिया. यहाँ रिड्यूस में भी कन्वर्ट करना चाह रहा तो कहता है रिड्यूस में कन्वर्ट करूंगा तो ये पिवट एंट्री थी एक ये और एक ये, इसके ऊपर ये 0 बनेगा. ठीक है, अब देखें इसके अंदर नंबर ऑफ एन अननाउन वेरिएबल जो हैं वो कितने हैं? 4 थे. रैंक कितना रह गया? ये लास्ट वाली रो पूरी 0 होगी. रैंक जो है वो जस्ट 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स सॉरी कह रही हूँ, रोज है. ठीक है, द फर्स्ट रूल ऑफ द अबव इक्वेशंस. आगे उसने फिर उसको आर्बिट्रेरी फॉर्म में यूज कर लिया है, वो एक सेपरेट केस बन जाता है. जस्ट अभी यहाँ तक की डिफाइनिंग थी कि नंबर ऑफ एन अननाउन वेरिएबल जो हैं वो लेस फॉर्म में आ जाते हैं रैंक की वजह से, क्योंकि रैंक जो है वो कम हो जाता है. ऑटोमेटिकली डिफाइनिंग जो है वो रॉन्ग हो जाती है. क्वेश्चंस आप लोगों ने कहाँ तक किए थे? 8 तक. बस 8 ही किए हैं. मैम आपने